हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग अपनी क्लास करने वाले हिंदी की, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वेश्चन इस प्रकार से रहने वाले हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके जो हैं गद्यांश, यानी कि जो गद्य और पद्य से आते हैं वो क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर गद्य और पद्य हम लोगों ने शामिल नहीं किया, उसके क्वेश्चन शामिल किए हैं। आप लोग देखेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में 8 से 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। आप लोग लगातार क्लास में बने रहिएगा और 20 क्वेश्चन करके जाइएगा, बताना आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीत शब्द क्या होगा। क्या परार्थी होगा, परोपकारी होगा, निस्वार्थी होगा या फिर स्वार्थी होगा। विपरीत यानी कि विलोम पूछा गया है, इसका उल्टा पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। निस्वार्थ का मतलब होता है किसी की बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना या फिर कोई चीज़ देना। यहाँ पे जो इसका उल्टा हो जाएगा वो जाएगा स्वार्थी, यानी अपने स्वार्थ के साथ में किसी से बात करना, कुछ लेना या फिर देना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पाठांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना है। यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय की बात की गई है। आपको पता है उपसर्ग जो होते हैं वाक्य के स्टार्टिंग में यानी कि शुरू में लगते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो बाद में लगते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा उपसर्ग और प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इन चारों में से आपको बताना था इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन नंबर आपका अधि, इक और ता। आध्यात्मिकता में किन उपसर्ग का और प्रत्यय से बना है, किन उपसर्ग प्रत्यय से बना है। तो अधि, इक, ता, यानी कि आध्यात्मिकता किससे बना है, अधि, इक और ता से मिलाकर के बना है आध्यात्मिकता। अगला क्वेश्चन है, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे, या फिर आनंदमय जीवन जीते रहे, या फिर अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक रहे हैं, या फिर सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे हैं। तो यहाँ पर कॉमन सेंस आपको लगाना है थोड़ा सा कि कैसे लोग सदा पूजे जाते रहेंगे। सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते, यानी कि जिन्होंने सेवा भाव से दूसरों का हमेशा कल्याण किया हो, दूसरों की सेवा की, दूसरों को मान सम्मान दिया हो, ऐसे व्यक्ति की हमेशा क्या होगी, पूजा होती रहेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लिखा है कठोर सत्य किसे कहा गया है। भौतिक शरीर की नश्वरता को, या फिर भावनाओं पर नियंत्रण ना कर पाना, या फिर निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम, या फिर भौतिक संसार की तुच्छता। तो कठोर जो सत्य है यहाँ पर वो क्या है, वो सभी को पता है कि हमारा जो शरीर है ये कैसा है, नश्वर है। और यही एक बात सत्य कि सबको इस दुनिया से जाना है। तो भौतिक शरीर की जो नश्वरता है वही यहाँ पर कठोर सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हम कह सकते हैं बिल्कुल सही माना गया। देख लीजिए आप लोगों ने गद्यांश पद्यांश नहीं पढ़ा है, फिर भी आप लोग इसके आंसर कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन कई सारे लोग अपना सारा का सारा टाइम जो है 3-3 बार पद्यांश और गद्यांश को पढ़ने में लगाते हैं हिंदी में। लास्ट में उनके जो क्वेश्चन होते हैं जो उनको आते हैं वो भी उनके छूट जाते हैं, और इसीलिए उनके नंबर कम आते हैं और सीटेट फेल हो जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है। निर्बल भावनाओं पर विजय पाना है अगर आपको, तो आपको क्या करने की आवश्यकता है। आप डायरेक्ट ये अपने दिमाग में विचार लाइए और आंसर को पढ़िए चारों, और बताइए इनमें कौन सा सही हो सकता है। पहला ऑप्शन है सदा सदा के लिए अमर हो जाना। दूसरा ऑप्शन है विजय पाने के लिए योजना बनाना। तीसरा ऑप्शन है ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना। और चौथा ऑप्शन है अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। तो निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है कि अच्छे कर्म करो, जिससे आपका नाम क्या होगा, अमर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। और आप लोगों ने 3 देखे होंगे, तो यहाँ पर आपका भी मन नहीं कर रहा होगा कि इनमें से आप कुछ ऑप्शन चुने। अगला क्वेश्चन है हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम, तो हम क्या करें जिससे हमारा जीवन प्रेरणा बन जाए, यहाँ पर यह पूछा गया है। पहला ऑप्शन है पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें। दूसरा ऑप्शन है सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें। तीसरा ऑप्शन है परहित और परोपकार करें। चौथा ऑप्शन है निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। तो हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम इनमें से क्या करें। तो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है, और इसमें आपको लग रहा होगा कि चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है उससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। निस्वार्थ भाव से आपको सेवा करनी है, जिससे क्या होगा, आपका जीवन सदैव प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है धर्म के आचरण का उद्देश्य है आध्यात्मिकता की शिक्षा प्रदान करना, या फिर अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना, कर्म पर आस्था रखना, या फिर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो धर्म का जो आचरण होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना जो होता है वही होता है धर्म का आचरण। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए हम कह सकते हैं बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है अनुच्छेद में प्रयुक्त उपसर्ग
अशुद्ध वाक्य को 4 भागों में बांट दिया गया है, जिनमें एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि हो। ऐसे विचार यहाँ पे लिखा है, सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में उठते रहते हैं। तो आपको बताना है कि किसमें यहाँ पर गलत है, जिसमें एक भाग पहचानिए जिसमें अशुद्धि हो। क्या गा है, घा है, का है या फिर खा है? का है ऐसे विचार, खा ऑप्शन है सज्जन मनुष्यों के, यहाँ पे गा है अंतर्मन में और घा है सदा उठते रहे हैं। तो आपको इसमें से अशुद्धि छांटनी है, इसमें से किसमें अशुद्धि हुई है। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यानी कि खा है, उसमें अशुद्धि पाई गई है। सज्जन मनुष्यों के ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के या फिर सज्जन मनुष्य के हो सकते हैं, अंतर्मन में सदा उठते रहते हैं। यहाँ पे लिखा है मनुष्यों, तो यहीं पर आपकी गलती हुई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, शेष शब्दों में भिन्न शब्द पहचानिए। इनमें से आपको भिन्न शब्द का मतलब कि पहचानना है। लिखा है सत्कर्म, सत्यवादी, सद्गुण और सद्गति। तो यहाँ पर जो 3 से अलग हो वहाँ पर आपको चौथा वाला बताना है जो 3 से अलग हो। तो सत्कर्म, सद्गुण और सद्गति जो हैं वो अलग, मतलब कि एक समान है, लेकिन सत्यवादी जो है वो अलग है इन तीनों से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम भारतीय जिधर भी अपने कदम बढ़ाते हैं वहाँ देश स्वतंत्र हो जाते हैं, शुभ कार्य होते हैं, क्रांति हो जाती है, शांति हो जाती है। तो हम जिधर भी जाते हैं उधर क्या हम आज़ादी दिला देते हैं उस देश को? नहीं। हम क्रांति ला देते हैं? नहीं। शांति हो जाती है। आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे शुभ कार्य हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही बताया गया है। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है जो आपका पैर है उसका समानार्थी इनमें से क्या नहीं है? क्या पद, चरण, नव, पग? पद माने पैर होता है, चरण माने पैर होता है, पग माने भी पैर होता है, लेकिन नव माने नया होता है, पैर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यही इसका समानार्थी नहीं है पैर का। अगला क्वेश्चन है, कविता के अनुसार विविधताओं के बीच में ही हम एक हैं, क्योंकि सबसे पहले हम वीर बहादुर हैं, स्वतंत्र हैं, स्वाभिमानी हैं, भारतीय हैं। तो हम क्या हैं? हम भारतीय हैं सबसे पहले, उसके बाद में जात पात ये सभी चीज़ें आती हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है। अगर हम समास की बात करें तो इसकी दृष्टि से आपको बताना है इनमें से भिन्न क्या है। खान और पान, मिलना जुलना, अपनी अपनी, रहन सहन। तो यहाँ पर अपनी अपनी एक समान दोनों ही शब्द हैं, जबकि बाकी सब में क्या है? अलग अलग शब्द हैं। तो हम कह सकते हैं मिलना जुलना सही है, खान पान सही है, रहन सहन सही है, लेकिन अपनी अपनी यहाँ पर जो है वो भिन्न है। तो यहाँ पर हमें भिन्न ही बताना था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से डॉट डॉट अक्षर बोध की विधि नहीं है। वाक्य विधि, प्रत्यक्ष विधि, वर्ण विधि, शब्द विधि। तो अक्षर बोध की विधि कौन सी नहीं इनमें से आपसे ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इनमें से प्रत्यक्ष विधि है, अक्षर बोध की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। अगर आप एक समावेशी कक्षा में बैठे हैं तो भाषा शिक्षण की समस्या क्या हो सकती है? उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, या फिर उपयुक्त पाठ्य सामग्री का अभाव होना, या फिर विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना, या फिर विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। तो एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की जो समस्या होती है वह यहाँ पर हो सकती है उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण ना हो पाना, यानी ऑप्शन नंबर ए हम कह सकते हैं बिल्कुल सही आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। अगला है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर अगर हम बात करें तो 1 से लेकर के 5 तक आता है प्राथमिक स्तर आपका। तो इसके बारे में बात की गई है कि पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आतंकवाद पर आधारित निबंध, या फिर बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, या फिर पाठ्य पुस्तक और औपचारिक पत्र। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए जो सही आंसर होने वाला वह है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, या फिर भाषा का समृद्ध परिवेश। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपकी एग्जाम में बन चुका है, आंसर भी आप लोग कर चुके हैं। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भाषा का समृद्ध परिवेश, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर आपको इन 4 में से एक ऑप्शन चुनना है जो आपका सही हो भाषा कौशल के संबंध में। पहला है, भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधी होते हैं। दूसरा ऑप्शन है, भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधी नहीं होते हैं। तीसरा ऑप्शन है, भाषा कौशल एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते हैं। चौथा ऑप्शन है, भाषा कौशल इस तरह अनुसार सीखे जाते हैं। तो भाषा कौशलों के संबंध में जो इनमें सही कथन है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, भाषा कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया था उनका सही है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन छूट गए थे, 14 और 15 पीछे, 13 के बाद में सीधे 16 गया था। तो आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, सर्दियों में कुचले लाखों तूफान हमने
पदतल से। कथन में तूफान का भाव है आक्रमण, लड़ाइयाँ, आंधियाँ या फिर कठिनाइयाँ। तो यहाँ पर जो तूफान का भाव आपका आ रहा है वो हो जाएगा कठिनाइयों से, कि हमने कई सारी कठिनाइयाँ अपने पदतल से कुचल दी है। अगला क्वेश्चन है अंडमान से कश्मीर, यानी कि अंडमान से कश्मीर है भारत में बलिदानी राज्य, क्रांतिकारी राज्य, निकटस्थ राज्य, दूरस्थ राज्य। तो कश्मीर से अंडमान जो है वो कैसा राज्य, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूरस्थ राज्य, दूर है। तो हम कह सकते हैं आज की अपनी इस क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए हैं। इसमें से कुछ आपके पेडागोजी के थे और कुछ आपके गद्य और पद्य से थे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने बिना गद्य और पद्य को पढ़े भी कई सारे क्वेश्चनों के आंसर कर दिए होंगे। तो हम यही कहेंगे कि सीटेट का जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो सबसे पहले एक सरसरी नज़र से गद्य और पद्य को पढ़ना है, फिर उसके आंसर कर डालने हैं। लगातार 4-4 बार 5-5 बार आपको नहीं करने। अगर 1 से 2 क्वेश्चन छूट रहे हैं तो आप उनको छोड़ दीजिए। 3 बार गद्य और पद्य को पढ़ने से अच्छा है एक आध अगर क्वेश्चन छूट भी रहा है, पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो आप उसमें अपना गेस भी लगा सकते हैं। फिलहाल हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के धन्यवाद, बाय बाय।